चलो, नए दिन, नया पेज, नई शुरुआत। काम, ताकत और क्षमता। वर्क पावर एंड एनर्जी। हालांकि तुमने 9-10 में पढ़ा है, हाँ मुझे पता है तुमने पढ़ा है, फिर भी अपन इसको रिवाइज करते हुए बेसिक से चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? कुछ बेसिक चीजें बताओ। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क किस डायरेक्शन में हुआ ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। कितना काम किया बस, 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल एंड सो ऑन। वर्क की एसआई यूनिट इज joules. CGS unit is अर्ग. Unit conversion is 1 joule is 10 raised to the power 7 ounce. ठीक है, fair enough. होता क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसपे आपने फोर्स लगाया कुछ ऐसे, लेट अस से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाया एट सम एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये लगी force, then work done is dot product of force and displacement. dot product से मेरा मतलब है F into S into cos theta, ठीक है। अगर तुम्हें वेक्टर्स में कुछ चीजें याद है तो मैं तुम्हें फिर रिवाइज कराता हूं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वर्क डन इज स्केलर। ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है। कुछ बात समझ में आई? क्या वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, या वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। क्यों? एंगल है तुम्हारे सामने, ध्यान से देख। कुछ बात समझ आई? अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क डन जीरो। अरे कुछ बात समझ आई? अगर थीटा 0 हो गया या कुछ एक्यूट एंगल हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। कभी भी कुछ भी आंसर है, परेशान मत होना, आ सकता है। कुछ बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सीटी आपको इसे देखने का क्या है इसलिए मैं बोलता था सीटी के लिए कुछ खास पढ़ने की तुम्हें ज़्यादा ऐसे ही पेपर दे देना हो जाएगा। पोर्शन में फर्क नहीं रहता ना, कुछ नहीं, हार्डनेस में कम। हाँ लेवल कितने मार्क्स का 200 का रहता है ना आपका सर? उसमें स्पीड का गेम है। अच्छा, तो कितने कितने मार्क्स का रहता है पर सब्जेक्ट? एक एक मतलब 200 एक क्वेश्चन कितने? 2 और 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होती मार्किंग? नहीं होती सीटी में। सब तुक्के लगाओ तो सर सही, अरे सही में भाई। तो सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे डिवाइडेड है? तो रुकना अभी लो। हाँ हाँ, क्या वर्क डन 0 हो सकती है? हाँ। वर्क डन 0 हो सकती है, हाँ बिल्कुल। कब? if force is perpendicular to displacement, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन विल बी 0 हो सकती है ना? अरे पक्का? इससे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पेंडुलम, फेयर इनफ। मैं आपसे कभी पूछूं वर्क डन बाय टेंशन, इट इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंशन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट टेंशन, कुछ बात समझ रही? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, सपोज ये सन है और ये है अपनी अर्थ, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज and displacement is tangential. Work done by gravitational force is 0. अगर वर्क डन 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस फोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार टेंशन का तो कुछ काम ही नहीं है, टेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। बिल्कुल करता है। उसकी वर्क डन 0 आ रही है क्योंकि उसका एंगल 90 है। कुछ बात समझ आई? वो 10th क्लास में तुम लोग को बहुत अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। नहीं ये डायग्राम नहीं कर रहा था सर, सच में कुछ नहीं लिखा। ये डायग्राम पे लाइन कर रहा था, सच में कुछ नहीं किया। तुम लोग को 10th में बहुत अच्छी चीजें पढ़ाते हैं, किस टाइप की मैं आपको बताता हूँ कि a porter is taking a luggage on his head, then the work done by him is 0. Bullshit. तो मेरा सीधा सवाल है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको पैसा क्यों दे रहे हो? तुम्हारे लिए नोट लिखे जा रहे हैं, तो काम तो कर रहा है ना, डिफरेंस समझो। हाउ ही इज वर्किंग, डिफरेंस सुनना, ध्यान सुनना, फील करना है इसको बेहतर तरीके से। आपने भाई लोड उठाया, मैं तो कह रहा हूं लोड का एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ? एफबीडी। देख लोड, सपोज जो लोड है उस पर नॉर्मल फोर्स लगी ऊपर, एमजी फोर्स लगी नीचे, और उस लोड का डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे। अरे कहां है? आगे। तो नॉर्मल का वर्क डन 0, एग्रीड। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0, एग्रीड। बट क्या फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 है? नहीं। क्या लोड और आपके सर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, पर उसका वर्क डन 0? तो काम तो कर रहा है। इसलिए वर्क डन हर एक किस फोर्स का 0 है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क डन 0 है, बट किस फोर्स का 0 है? सारी फोर्सेस का 0 हो ये भी जरूरी नहीं, और हो भी सकता है। फेयर इनफ? ठीक है, और कुछ बात सुनो। ये ds क्या है? व्हाट इज दिस? किसका डिस्प्लेसमेंट है ये? जैसे मैं आपको बोलूं, मान लो कि तुमने वो देखा है स्पॉन्ज, फोम देखा है? फोम, ऐसा समझो ये एक फोम है
और इस पे ना मैंने ऐसे फोर्स लगा ली F। ठीक, तो ये फोम तो मूव नहीं हुआ, ये यहीं पड़ा है, बट इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, क्या वर्क डन हुआ? तो बॉडी तो चली गई। कोई बात समझ आई? पहले तो वर्क डन हुआ क्या? हुआ हुआ। नहीं। अच्छा हाँ। रियलिटी में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। कुछ बात समझ ली? ठीक है, गलत मत करना। सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, इस पे फोर्स लगी 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 kg। Calculate work done in 4 seconds.
आ गया? हाँ? एक सेकंड। cos 37 कितना होता है? 4/5 हाँ आ गया? 512 क्या बात कर रहे हो? 512 मुझे पता है। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये निकल नेक्स्ट करो। सलोनी भी ट्राई कर रही है। चलो ऐसी बड़ी चीज है। वॉल्टर इक्वल टू एम एंगल कहाँ गया? तेरी है। देख मेरी बात सुन। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? 10 cos 37 10 into 4/5 that is vertical is सही बात है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर 8 न्यूटन है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 8/2। बोलो कोई तकलीफ? अरे सही है। इसके बाद हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा? 4 सेकेंड में। नहीं 32 meters. बोलो कोई तकलीफ? Now work done is 10 into 32 into cos 37. अरे yes or no? So 10 into 32 लेकिन क्या मिस्टेक करी? तो मैंने 64 मीटर दिया 32 क्यों? तो वो हाफ नहीं कंसीडर कट नहीं है वो। अच्छा, ये कुछ बात समझ में आई? देखो ऑनेस्टली तुम इस चीज को भी देखो ना तो 10 न्यूटन के देखो दो कंपोनेंट है, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन का कोई वर्क डन होगा क्या? क्यों? एंगल 90। सही बात है। तो वर्क डन सिर्फ किसका होगा? 8 तो 8 into डिस्प्लेसमेंट into cos 0। अगर 8 न्यूटन का वर्क डन निकालना है तो 8 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 एंड cos 0 इज 1। तो आंसर क्या आएगा? 8 into 32। देख आंसर 256। 8 into 32 is 256। ऐसे निकालो वैसे निकालो, कहानी एक ही। ठीक है। एक ट्रक है जो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये ब्लॉक जो है ये ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब ये नीचे गिर
तो इसे रोक कौन सी फोर्स रहेगी? कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 4 सेकंड्स। लगाओ दिमाग। मैं एम ले लिया मैंने के बाद। हाँ ले लो। ओके नहीं मैं बताऊं देखो क्यों देख मेरी बात सुन। एफबीडी बना है इस ब्लॉक का, नॉर्मल फोर्स लगी है ऐसे, यस और नो? ये वाली फोर्स कौन सी? mg cos 37। ठीक है सलोनी, आता है ना सॉल्यूशन? ये वाली फोर्स mg sin 37। बोलो कोई तकलीफ? अच्छा इसको गिरने से रोक कौन रहा है? अच्छा अगर ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो फ्रिक्शन कितना होगा? mg sin 37। अरे बोल यस और नो? अरे कुछ याद है कहानी? फ्रिक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स टिल लिमिट म्यू इनटू n। तो अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो फ्रिक्शन इज mg sin 37 है ना? और कितना आया mg sin 37 निकाल लेते हैं अपन को। 20 into 3/5 12। पहले बोलो कोई तकलीफ? अब देख 4 सेकंड में ये ट्रक कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी?
अरे बताओ, ट्रक की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकंड में कितना चलेगी? 32 मीटर्स। अरे एक्सेलरेशन है ही नहीं यार। हाँ। क्या सोचा तुमने इसमें इतना? हाँ, एक्सरसाइज हाँ। हाँ, क्या सोचा सर आपने? कुछ नहीं। मैं एक्सरसाइज निकालना 4 सेकंड में ट्रक आगे चल गई कितना? 32 मीटर्स। तो ये ब्लॉक आगे कितना चल गया? 32 वो चला नहीं चला? सही बात है। सो अब इस ब्लॉक पे देख, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई 32 मीटर्स, फ्रिक्शन है 12, और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? ध्यान से देख, ये 37 तो ये भी 37, मतलब ये एंगल हुआ 180 माइनस 37। पहले बताओ यस और नो। कोई तकलीफ? तो देख मेरा वर्क डन कितना आया। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 माइनस 37. Now 180 minus 37 is in second quadrant. So minus cos 37. ट्रिको पढ़ चुके हो? हाँ। 12 into 32 into minus 4 by 5. सही है? कितना आया? कैंसिल क्या होता है? क्या वर्क डन नेगेटिव आया? क्या नेगेटिव आ सकता है? हाँ। सोच, इसी क्वेश्चन में अगर हमें नॉर्मल का वर्क डन पूछता, क्या आप निकाल सकते थे? सिर्फ फर्क क्या आएगा? नॉर्मल की वैल्यू होगी एंड नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें एंगल निकालना पड़ेगा। बोलिए यस और नो। अरे पक्का? अगर मैं ग्रेविटेशन का वर्क डन पूछता, किसका? तो आंसर क्या होता? 0। अरे ये दोनों तो कंपोनेंट हैं, तुम इन दोनों का निकालोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स देख, परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। अरे तुम इन दोनों का निकालोगे ना, वो ऐड करके 0 ही आएगा। इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, तो कट हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स परपेंडिकुलर है। ग्रेविटेशन फोर्स का आंसर क्या आता? वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता, बस इतना बताओ। ये चीज मैं कह रहा हूं। वर्क डन पूछे तो वो तो ठीक है, वो तो एक अलग चीज है, वो तो तुम पढ़ के आए हो। बट वर्क डन किस फोर्स का पूछा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बात समझ में आई? प्लीज नोट, इससे एक चीज और समझ में आती है। ऐसा सोच, निखिल इस ट्रक पे खड़ा है, यहां पे। निखिल कहां खड़ा है? ट्रक पे। क्या निखिल के लिए इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। तो निखिल के लिए वर्क डन कितना हुआ? 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाँ, तो इसीलिए मैं 0 बोला। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सोच लीजिए। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने जो वर्क डन निकाला है वो ग्राउंड फ्रेम पे निकाला है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, अगर ऑब्जर्वर ट्रक पे खड़ा होगा तो उसके लिए वर्क डन विल बी 0। इसलिए वर्क डन किस फोर्स का पूछा है और किस फ्रेम में पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ठीक है।
None? Double? अच्छा, ये तो हुई कांस्टेंट फोर्स की बात। वेरिएबल फोर्स की बात सुनो। सपोज एक ब्लॉक है जिसपे फोर्स लगी F इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे मूव करेगा ये फोर्स बढ़ती जाएगी। एट x इक्वल टू 0 फोर्स है 0, x इक्वल टू 1 फोर्स है 2 न्यूटन, x इक्वल टू 2 फोर्स है 8 न्यूटन एंड सो। अब ये फोर्स कांस्टेंट वेरी कर रही है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द वर्क डन इन 10 मीटर्स। जब ये ब्लॉक x इक्वल टू 10 पे पहुंच जाएगा तो वर्क डन बताओ, ठीक है। सो जहां पे वेरिएबल चीजें होती हैं वहां पे दिमाग में ख्याल आना चाहिए किसका? कैलकुलस का। बेस वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी, डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने बताया था, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां तो डायरेक्ट, जहां वेरी कर रहा है वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सो वर्क डन का जो रियल फॉर्मूला है दैट इज F डॉट dx ठीक है। सो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वर्क डन इज 2x स्क्वायर into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10, ठीक है। सो इंटीग्रेशन हमने किया, 2 कांस्टेंट लिया, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3। एक बार लिमिट रखेंगे 10, एक बार लिमिट रखेंगे 0। तो 0 जब लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आया 2 इंटू 10 क्यूब बाय 3, 2000 बाय 3 जूल्स, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट जो चीज आप अभी तक करते आए हो, अगर फोर्स वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन यूज करो। गॉट इट, ठीक है। चलेगा नहीं बोला सर ने किया अच्छा, और उसके भी नीचे जाओ, बोर्ड्स लेवल पे क्या चीजें आएंगी? बता दूं क्या? मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो तुम भी डाउट में रहोगे, पूछते रहोगे। तो
देखो f इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, अगर वो सेम क्वेश्चन में फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है? टाइम, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देख मान लो अपने को, जैसे मान लो अपने को नहीं आता है, अपन सोचते हैं सवाल को। आओ देखो, हमने बोला यार वर्क डन होता है f इंटू dx, मतलब अगर फोर्स x का फंक्शन होता तो x dx को तो इंटीग्रेट करना हमें आता है, बट यहां प्रॉब्लम है कि फोर्स है टाइम का फंक्शन, और टाइम को dx के साथ इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं। मतलब ये वाली बात है कि टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो भाई, x को dx के साथ इंटीग्रेट करोगे, t को dt के साथ इंटीग्रेट करोगे, है कि नहीं? अब क्या करें? यहां पे हमने dt से डिवाइड किया और यहां पे dt से मल्टीप्लाई किया, ठीक? ध्यान से देखिए dx by dt क्या होता है? v वेलोसिटी। सो ये बना 2t स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू कर दो यस और नो। अब सोच, अगर मेरे पास वेलोसिटी आ जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा? अरे बन जाएगा। ऊपर देख, फोर्स है 2t स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना होगा? 2t स्क्वायर बाय m, मैं मास से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। अरे ठीक है, अरे पक्का। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? dv बाय dt 2t स्क्वायर बाय m, dv is equals to 2t स्क्वायर बाय m इनटू, सोच एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी निकालना होता है क्या इंटीग्रेट करते हैं? इंटीग्रेट कर दो, तो देख वेलोसिटी क्या आएगी? t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3, बात समझ आई? जैसे ही वेलोसिटी उठाई हम इसको उठा के रख देंगे यहां पे, देख क्या बना? 2t स्क्वायर इंटू 2t क्यूब बाय 3m इंटू dt, मतलब 2 टू 4 बाय 3m t की पावर 5। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है, t की पावर 6 अपॉन 6। आंसर तीनों लेवल मैंने आपको करा दिए, तीनों लेवल को अच्छे से इमेजिन कर लो। कुछ बात समझ आई? इंटीग्रेट, ठीक है? सो जैसे मेरे पास इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन नहीं था, अब ये सर आपको कैसे स्ट्राइक किया? तो ये बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो एडवांस लेवल के क्वेश्चन, वैसे आपका डेवलप होता है, ठीक है? सो ये हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया v, और मुझे ये पता था कि अगर एक्सेलरेशन मेरे पास टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी में निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। यहां से वेलोसिटी निकाल के यहां रख दी, आंसर। ठीक है, देख लो। लिखने से ज्यादा लेवल फील करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, क्वेश्चन टफ होते जाते हैं। पर एक चीज है, फिजिक्स में अगर कोई भी चीज वेरी कर रही है तो दिमाग में पहला ख्याल कैलकुलस का आना चाहिए। So, Rooney, what are conservative forces? उस दिन पढ़ा था क्लास में।
रात की क्लास में पढ़ाना सैटरडे को। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं कुछ तो समझा होगा। उन्होंने हमको डेफिनेशन लिखा है। कुछ 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 ये मिटा दूं। हाँ एक सेकंड सुना मैंने कहा था पूछते हैं। अरे बोल रहा तो बिना पढ़े चले जाना टॉप कर दोगे। मुझे एक कैंडिडेट का नंबर दो, इस साल उसने जेई प्लानिंग में 97 परसेंटाइल ली है, जेई आर्किटेक्चर में 96 परसेंटाइल ली है, नाटा में उसका मुझे 140 का स्कोर बना। आज ही मेरी बात हुई है, लेना नंबर बात करना। नाटक कितने मार्क्स अच्छा स्कोर बना, मिटा दो उसको। हाँ एक चीज और सुन, वर्क डन इज एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। अरे कुछ याद है इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व होता है। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, किस टाइप के देखना है आपको बताता हूँ। जैसे आपको बोलेगा कि एक पार्टिकल का एफ एक्स कर्व ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ये है x इक्वल टू 10, ये है x इक्वल टू 6 एंड फोर्स लगी 10 न्यूटन यहाँ पे और यहाँ से। आपको बोलेगा कैलकुलेट द वर्क डन, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व हमारा आंसर है। कुछ बात समझे? बिकॉज दिस इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे वर्क डन पूछेगा, इट विल बी सिंपली 10 into 6 रेक्टेंगल की एरिया प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, 60 प्लस 80। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक। ठीक है। ठीक, एक ब्लॉक है
लेट अस से 2 किलो का, ठीक है। इस ब्लॉक को हम 3 मीटर ऊपर लेके गए। कहां लेके गए? मतलब ऐसे ब्लॉक रखा था, इसको 3 मीटर ऊपर। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? हाँ। क्यों ऐसे कैसे हो गए? हाँ, एक ब्लॉक को हम 3 मीटर ऊपर ले गए। ये यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद इस ब्लॉक को ना हम 4 मीटर राइट में ले आए। ठीक, ये यहां आ गया। नहीं, नीचे भी लाए, नहीं। ठीक है, सपोज क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। आओ देख, मैं करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं लिखा सर, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा सर, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने आपसे बोला कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी। कौन सी फोर्स का वर्क डन निकालना है हमको? यार ध्यान तबीयत से सुनना। आज का लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा आधे में छोड़ूंगा, टाइमिंग कंस्ट्रेंट, और कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। बट आज और कल का लेक्चर कनेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी देता हूं कोई टीचर समझा नहीं पाएगा। सुनो मेरी बात, नहीं मेरा ध्यान सुनो, ये तुमने पहले नहीं पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूं। 2 kg को यहां ले गए, फिर यहां ले गए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। आओ अपन मिलवा के निकालते हैं, ध्यान से सुनो। सो जब हम इस 2 kg पे बात करेंगे तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट कर रही है? नीचे। कितना? सही है। जब आप इस ब्लॉक को ऊपर लेके गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? पहले बताओ, कोई तकलीफ नहीं? तो हमने सबसे पहले निकाला वर्क डन। वर्क डन is 20 into 3 into cos 180. cos 180 वैल्यू cos 180 वैल्यू माइनस घूसा मार दूंगा, सारे ट्रिको खत्म हो चुकी है। अब बताता हूं मैं रोहित सर को cos 180 वैल्यू 1 कितना आया? -60 जूल्स। बोलो कोई तकलीफ? क्या नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब यहां से यहां ग्रेविटी कैसे लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? राइट। क्या एंगल 90 है? तो वर्क डन क्या हुआ? 0। मतलब यहां से यहां कोई वर्क डन नहीं है। तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when body reaches at this point is how much? पहले तो ये बात समझ में पक्का? और पक्का? अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे ना ले जाके ऐसे ले जाऊं, ये पढ़ा है तुमने पहले? नहीं। सुन मेरी बात। अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे ना ले जाके ऐसे ले जाता, ठीक है, मतलब एक तो पाथ ये हुआ जो मैंने आपको दिया था। अब मैं कह रहा हूं मैं ब्लॉक को ऐसे सीधे ना ले जाके ऐसे लेके जा रहा हूं, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। इसलिए मैंने डेटा 3 ऑफ कर लिया। अब अब सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी देख। mg फोर्स कहां एक्ट कर रही है? कितना? mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? निकालते हैं।
इस ट्राइंगल को देख ध्यान से, इस ट्राइंगल को, क्या ये एंगल तुम्हें 37 दिख रहा है? हाँ अरे cos 37 होता है ना 4/5 दिख रहा है? अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना है? तो ये कितना है? 180 माइनस, बोलो कोई तकलीफ? पक्का? वर्क डन देखना, वर्क डन इज 20 into 5 into cos 180 minus 53. 20 into 5 into minus cos 53. Second quadrant. 20 into 5 into minus 3 by इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड, तुम ऐसे घुमा फिरा के भी उसको यहां ले आओ तो उसका वर्क डन कितना होगा? कुछ बात समझ गई? ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दे आर कॉल्ड एज conservative forces. पहले कभी पढ़ा? Conservative are the forces whose work done is independent of path. ठीक है? और एक होती है नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स. इनका वर्क डन आर डिपेंडेंट ऑन पाथ. बात समझ आई? कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड. तुम्हारे 11th-12th के सिलेबस में सिर्फ 3 कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं. ठीक है? पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है स्प्रिंग फोर्स और तीसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बाकी जितनी भी ये फ्रिक्शन वगैरह वगैरह फोर्सेस हैं वो सारी, कहने का मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट टर्म पे आओगे ना, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, चीजें बताऊंगा और इनसे क्लबिंग करूंगा. ठीक है? बट कभी भी अगर वर्क डन पूछा जाए इन तीनों फोर्स का, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन आपको पाथ से निकालने की कोई जरूरत, डायरेक्टली निकालना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इन तीनों के अलावा कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं. तुम्हारे सिलेबस में यही 3 फोर्सेस हैं, जिसमें से ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स आप इस साल पढ़ोगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने जवाब दिया था? तुम्हें कहां से पता चला? वही तुक्का मार दिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे क्लास 12 में. ठीक है? बट ये 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तुम्हारे सिलेबस में. इसके बाहर कोई फोर्स कंजर्वेटिव तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है? तो पहले व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, इसलिए मैंने प्रूव करके लिखा है. ठीक है? हेडिंग डाल लेना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस.